हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, यानी कि सहकारी समितियाँ। सहकारी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, सह और कार। सह का मतलब है एक साथ, कार मतलब कार्य करना, यानी कि लोगों का वो समूह, एक ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए किसी टाइम पीरियड में काम करता है, यानी कि किसी समय विशेष के लिए कोई कार्य करने के लिए लोगों का जो समूह काम करता है उसको सहकारी समिति कहा जाता है। सहकारी समिति के बारे में आगे जानने से पहले हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटियर होती है, स्वैच्छिक, यानी कि लोग इसमें अपनी इच्छा से शामिल होते हैं और अपनी इच्छा से निकल जाते हैं। दूसरा, इनका कुछ है कॉमन ऑब्जेक्टिव, साझा उद्देश्य होता है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं, और जनरली ये उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक महत्व का होता है। तीसरा, ये लोग एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं और कुछ खास टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं। एक और फीचर इनका यह है कि ये डेमोक्रेटिक वे में डील करते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। जितने इनके मेंबर्स होते हैं उन सब के पास अपना एक वोट होता है और हर वोट की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि ये ओनर होते हैं सोसाइटी के, जिसने, और सबके पास जो है बराबर राइट होते हैं, समान अधिकार होते हैं, चाहे किसी भी मेंबर ने कितनी भी अधिक या कम पूंजी लगाई हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय संविधान के तहत, यानी कि इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है। लेकिन 2011 में 97वां संविधान संशोधन भारत की संसद के द्वारा पास किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 3 बदलाव किए गए, यानी कि 3 जगह चीज़ें जोड़ी गई। सबसे पहला बदलाव भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर था। इसके तहत अनुच्छेद 19(1) के तहत सब सेक्शन सी जोड़ा गया, यानी कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको बनाना, उसको रेगुलेट करना या उससे बाहर निकलना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और अगर इसका उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। दूसरा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के अंदर किया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 43B जोड़ा गया, जो राज्य के ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक दायित्व आरोपित करता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को के गठन और उसके संवर्धन के लिए प्रयास करे। तीसरा बदलाव संविधान के अनुच्छेद भाग 9B के तहत, यहाँ जो 18 है उसको 1B पढ़ा जाए, 9B के अंदर आर्टिकल 243 में ZH से 243ZT तक अनुच्छेद जोड़े गए, सब सेक्शन जोड़े गए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। अब इस 9B के अंदर क्या चीज़ें जोड़ी गई उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन को लेके, यानी कि स्थापना को लेके क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन को लेके गठन की जो शक्तियां हैं वो राज्य विधानमंडल के पास है, यानी कि राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बना सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन यानी कि उसके इस्टेब्लिशमेंट को लेके, उसके रेगुलेशन नियमन को लेके, और वाइंडिंग अप यानी कि बंद करने को लेके। लेकिन ऐसा करते समय राज्य की जो विधानमंडल है वो 4 प्रिंसिपल्स को, 4 जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखेगी। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटियर होगी, यानी कि स्वैच्छिक, उसके मेंबर अपनी इच्छा से कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल होंगे और अपनी इच्छा से जब उनको मन करेगा वो उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा सिद्धांत डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबके पास एक वोट होगा और सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी। तीसरा, इसके अंदर आर्थिक सहभागिता, यानी कि जो मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो इस समिति की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो लोन देना है या लोन को लेना है या इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। और चौथा, ऑटोनोमस फंक्शन, यानी कि स्वायत्त कार्य प्रणाली, राज्य सरकार जो है वो कम से कम इंटरफेयर करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ताकि जो इसके मेंबर है वो अपने निर्णय खुद ले सके। यानी कि इन 4 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कानून बना सकती है किससे संबंधित, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट को लेके, उसके रेगुलेशन और उसको बंद करने यानी कि वाइंड अप करने को लेके। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के पास एक और अधिकार भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बोर्ड है उसके अंदर कितने मेंबर होंगे और उसके अंदर ऑफिसर कितने होंगे, और उन ऑफिसर्स को लेके, उन ऑफिसर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये निर्धारित करने का अधिकार भी राज्य विधानमंडल के पास है। और इसके अलावा ये बात भी ध्यान में रखने की है, जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, समितियों के अंदर
मेंबर जो है वो एससी से है, एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है या महिलाओं से है, तो राज्य विधानमंडल ये प्रावधान भी बना सकता है कि उस बोर्ड के अंदर कम से कम एक मेंबर एससी का, एक मेंबर एसटी का, और अगर महिला है तो कम से कम 2 मेंबर जो है वो महिलाओं की होनी चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर्स की बात की जाए, जो निदेशक है, डायरेक्टर्स, वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में मैक्सिमम 21 डायरेक्टर हो सकते हैं। और अगर राज्य विधानमंडल को ये लगता है कि हमको कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है, यानी कि जिनको बैंकिंग की या मैनेजमेंट की या फाइनेंस की, मार्केटिंग की या किसी भी फील्ड के हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता है, तो 2 मेंबर्स को जो है ये उन 21 डायरेक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। ये उन 21 से अलग होंगे, लेकिन जो 2 बाद में जोड़े गए हैं उनके पास ना वोट का अधिकार होगा और ना ही वो इसके ऑफिसर्स यानी कि ये 21 डायरेक्टर्स हैं, ना उस भूमिका में ये लोग आ सकते हैं। बात करते हैं टेन्योर की। बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी कि वो अपने चुने जाने से या उनकी अपॉइंटमेंट से 5 साल तक वो अपने पद पर रहेंगे। अब बात करते हैं बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन की, यानी कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कौन करवाएगा और जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट देंगे और जो पूरी प्रोसेस है उसको कौन कंट्रोल करेगा, इसका अधिकार भी राज्य विधानमंडल के पास है। यानी कि राज्य विधानमंडल या तो कोई नई बॉडी बना सकता है या कोई ऑफिसर्स हैं उसको अपॉइंट कर सकता है ये इलेक्शन से रिलेटेड काम को देखने के लिए। लेकिन जो भी बॉडी बनेगी या जो भी ऑफिसर होगा जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ये ड्यूटी होगी कि 5 साल से पहले पहले इलेक्शन करवा लिए जाएं, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके काम में, उसकी फंक्शन में दिक्कत ना पड़े। अब कुछ एक्सेप्शन या कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जहाँ पे इन 5 साल के बीच में ही बोर्ड है उसको डिसॉल्व यानी कि उसका विघटन करना पड़ जाए या उसको सस्पेंशन यानी कि उसका निलंबन करना पड़ जाए, या फिर उस निलंबन के दौरान जो भी आंतरिक प्रावधान यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट को लेके कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। तो इस विषय में 97th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि मैक्सिमम 6 महीने तक किसी भी बोर्ड को निलंबन यानी कि सस्पेंड या विघटन, उसको डिसॉल्व रखा जा सकता है और इन 6 महीनों के अंदर नए इलेक्शन करवाने होंगे। और किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन के अंदर जो बोर्ड है उसको डिसॉल्व या सस्पेंड रखा जा सकता है, इसके बारे में 5 चीज़ें बताई गई है। अगर कोई बोर्ड काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम में वो लापरवाही बरत रहा है, तीसरा अगर कोई भी बोर्ड जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के या इसके मेंबर के इंटरेस्ट के विरुद्ध, उनके हितों के विरुद्ध जाके काम कर रहा है, या कोई भी बोर्ड के कामकाज में आंतरिक गतिरोध है, कन्फ्लिक्ट है, या राज्य ने जो भी ऑफिसर या जो भी बोर्ड अपॉइंट किया इलेक्शन करवाने के लिए वो 5 साल में इलेक्शन करवाने में असफल रहे यानी कि सक्सेसफुल ना रहे, तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर बोर्ड को सस्पेंड या उसको डिसॉल्व रखा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए। यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको राज्य सरकार सहायता नहीं देती है, यानी कि नॉट एडेड बाय द गवर्नमेंट। नंबर 2, कोई ऐसी संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस पे राज्य सरकार का कोई शेयर यानी कि हिस्सा नहीं है। और तीसरा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको जो कर्ज मिला है उस कर्ज की गारंटी, श्योरिटी राज्य सरकार ने नहीं दी है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड को किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है विघटित या निलंबित नहीं रखा जा सकता। और जो ये 6 महीने तक बोर्ड जो भी सस्पेंड या डिसॉल्व रहेगा, उस समय में राज्य सरकार किसी भी एक अधिकारी को या बोर्ड को अपॉइंट कर सकती है कि वो उस बीच के समय में यानी कि मैनेजमेंट को, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट है उसके काम को देखे। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऑडिट के बारे में भी जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल के पास है, क्योंकि ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। तो राज्य विधानमंडल जो है के पास ये अधिकार होता है कि वो ये डिसाइड करे कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी ऑडिट बुक है, उनके जो अकाउंट है वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए और किस तरीके से उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, ये निर्धारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होगा। इसके साथ साथ राज्य विधानमंडल ये भी निर्धारित करता है कि जो ऑडिट करने वाली फर्म है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। विशेष और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ऑडिटिंग फर्म है, जो फर्म ऑडिट करती है, अंकेक्षण करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका चयन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद करती है, उसके बाद
जो फर्म का चयन कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है उस की जो रिकमेंडेशन है वो राज्य सरकार के पास भेजी जाती है। फिर राज्य सरकार जो जिस फर्म को कोऑपरेटिव सोसाइटी ने चुना है, जब राज्य सरकार उसको अपनी अनुमति दे देती है, उसको स्वीकृति दे देती है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपॉइंट हो जाती है, वो जो फर्म है वो अपॉइंट हो जाती है ऑडिट करने के लिए। उसके बाद जो फर्म है वो ऑडिट करती है, और ऑडिट के बारे में 97th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि 1 साल के अंदर कम से कम एक बार ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये ऑडिट है फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष के ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर को हम लोग लेके चलें तो 2023 और 24 का फाइनेंशियल ईयर हम लोग मान के चलते हैं कि अप्रैल 2024 में ख़त्म हो गया, तो 2023 और 24 का ऑडिट कम से कम एक बार होगा। और वो कब तक होना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2024 से 6 महीने तक आगे निकालें तो उन 6 महीनों तक जो है, उन 6 महीनों में यानी कि अक्टूबर 2024 तक 2023 और 24 साल का ऑडिट पूरा हो जाना चाहिए। फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये 3 सत्रों में बंटी हुई होती है। 3 स्तर मतलब कि सबसे ऊपर जो है एपेक्स यानी कि शीर्ष सहकारी समिति होती है। उसके दूसरे नंबर पे जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जिला स्तरीय सहकारी समिति होती है। और तीसरे स्तर पे पैक्स या जो ग्रास रूट लेवल की ग्रामीण स्तरीय सहकारी समिति होती है। तो इसमें जो सबसे शीर्ष सहकारी समिति है उसकी ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखी जाएगी। इसके अलावा राज्य विधानमंडल इस बात के लिए भी प्रावधान बना सकता है कि सहकारी समितियों की जो आम समिति जनरल बॉडी है उसकी बैठक 1 साल में कम से कम एक बार जरूर हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके पास कुछ अधिकार या कुछ राइट्स होते हैं। यानी कि उनके पास ये राइट होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है या अकाउंट है, उनके बारे में वो उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है एक ओनर की तरह या उसके मालिक की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको अपना रिटर्न फाइल करना होता है, और वो रिटर्न जो है हर साल का 1 साल का रिटर्न कम से कम एक बार फाइल करना होता है। और ये रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमा कराना होगा। और ये रिटर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको सबमिट कराएगी, ये उस ऑफिसर को सबमिट कराएगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। यानी कि रिटर्न जो है वो 1 साल में कम से कम एक रिटर्न फाइल करना होता है, और ये रिटर्न उस ऑफिसर को सबमिट किया जाता है जिसको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। और ये रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इस रिटर्न में कुछ और रिपोर्ट भी होती है, कुछ और कागजात भी होते हैं, जैसे कि जो भी साल में कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काम किया है उसकी रिपोर्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट है उसकी ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कुछ ऐसा पैसा, कुछ फंड बचा है, अवेलेबल है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके बारे में सोचती है कि किस तरीके से इसको खर्च किया जाए, या राज्य सरकार ने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो रिपोर्ट भी रिटर्न के साथ फाइल की जाती है। अब अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कुछ गलत काम करता है या रूल को वायलेट करता है तो उसको दंड देने के लिए भी राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव कानून बना सकती है। जैसे कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गलत रिटर्न फाइल किया है या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, सरकार ने कोई उससे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है या जो भी एसेट उसके पास है उसको मिसमैनेज किया है, उसमें करप्शन है इत्यादि से संबंधित गवर्नमेंट, राज्य की जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कुछ ऐसी सहकारी समितियां होती है जो एक से अधिक राज्यों में फैली होती हैं, उन राज्यों के ऊपर राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार का अधिकार होता है। यानी कि चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन वो सोसाइटीज़ जिनका व्यापार या जिनका विस्तार एक से अधिक राज्यों में यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में है, तो वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है। और ये कानून जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो यूटी है, संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पे लागू होगा। और अदर जो भी स्टेट है उसके बारे में राज्य विधानमंडल इस कानून को बनाएगी। इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए 2021 में भारत सरकार ने जो है वो एक
मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी कि सहकारिता मंत्रालय का भी गठन किया है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड था। उम्मीद है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे और उनका आंसर दे पाएंगे।